कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। दो रिवर सिस्टम हमने पढ़ ली हैं बच्चों। अगर आप लोग नए हैं या अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आज की ही क्लास देख रहे हैं, तो इससे पहले दो क्लासेस मैंने करा दी हैं। उत्तराखंड समग्र अध्ययन करके एक प्लेलिस्ट में फोल्डर होगा, उसमें 2 वीडियोस हैं, उसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरी, अब जैसा कि मैंने आपसे कह दिया कि लगातार यहाँ से क्लासेज आएंगी और स्टडी बेस्ड क्लासेज आएंगी। सिर्फ अभी आपके राखी के टाइम पे 2-3 दिन आपका स्किप रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा मैं लीव में रहूंगा, छुट्टी में रहूंगा, तो उस दौरान छोड़ के, क्योंकि त्योहार का समय है, आप लोग भी थोड़ा सा उस टाइम एंजॉय कर सकते हैं, तो उन 2-3-4 दिनों की क्लासेस को छोड़ के रेगुलरली क्लासेज आएंगी। यानी आप जो इसके बाद नया महीना सितंबर आएगा, उसमें लगभग लगातार क्लासेज होंगी। अक्टूबर में ऑलमोस्ट लगातार क्लासेज होंगी। नवंबर में दीपावली वाला आपके लिए जो मतलब ब्रेक होगा, उस समय छोड़ के फिर लगातार क्लासेज होंगी। तो इस तरीके से आप एक पैटर्न पे जो है क्लासेज चलेंगी और निर्धारित जो आपका सिलेबस है आयोग के द्वारा, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके बहुत बड़े एग्जाम आपके सामने आने वाले हैं। इसमें पीसीएस का हो गया, अपर लोअर पीसीएस है, आरओ है, या तमाम प्रकार के जो ग्रुप सी के एग्जाम है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके स्नातक स्तरीय परीक्षा है। अभी से अगर लगे रहोगे तो काम बन जाएगा। अब आप कहोगे सर इतने इस तरीके से सिलेबस कब पूरा होगा। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है, मैं आपका ऑलमोस्ट सब चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप सिर्फ आधे घंटे की क्लासेस के बेस पे बैठे रहोगे कि 24 घंटे में यही पढ़ने वाला हूं, तो फिर कैसे होगा बताओ। आप भी तो अपनी ओर से कोशिश करेंगे ना। तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं या जो नए हैं, जिला सीरीज मैंने पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, उत्तराखंड की जिला सीरीज पढ़िए, उत्तराखंड का इतिहास पढ़िए। अब 2 चीज तो आप कर ही सकते हैं ना, वो भी मैं हालांकि कराऊंगा। मतलब कहने का ये मतलब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन साथ साथ ही अगर आप लेके चलोगे, रिवाइज भी कर लोगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो अगला हेडिंग देखना बच्चों, अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही नदी तंत्र है बच्चों, अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है, अलकनंदा नदी तंत्र, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक, ये है, देखिए। अब आप सबसे पहले देखना अलकनंदा नदी तंत्र, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी। ठीक है, मैंने आपको हमेशा ये कहा कि सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड। इसको देखे रहो और ये फिगर बनाओ, यहां से बनाओ बच्चों। यहां से शुरू होती है अलकनंदा, ये है, इसका नाम है संतोपत। यानी संतोपत नाम का जो ग्लेशियर है, संतोपत से क्या है, किस नदी का उद्गम होता है, अलकनंदा का। जब संतोपत से अलकनंदा का उद्गम होता है, ये फ्लो होती है, इसमें मैं कुछ ये नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे कौन से शहर है, ये सब अलग चीजें हैं। यहां से जब आप आते हो तो यहां पे आपको एक नदी मिलती है जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा। यानी सबसे पहले आपको इससे कौन सी नदी आके मिलती है, इस डायरेक्शन देखिए, इसको लिखिए आप लक्ष्मण गंगा। यानी फर्स्ट नंबर पे आपकी कौन सी नदी मिलती है, लक्ष्मण गंगा। तो जब अलकनंदा से लक्ष्मण गंगा मिलती है बच्चों, इस जगह का नाम है गोविंद घाट। यहाँ पे आप लोग क्या लिख लीजिए, गोविंद घाट, यहाँ पे लिख लेना गोविंद घाट पे। ठीक है, गोविंद घाट। तो गोविंद घाट नामक स्थान पे इससे क्या मिलती है, लक्ष्मण गंगा। जब ये नदी आगे की ओर बहती है तो ये पहुंचती है बच्चों माणा के पास। कहां पे, माणा के नियर, माणा के ही नियर इससे कौन सी नदी मिलती है बच्चों, सरस्वती नदी मिलती है। और यहीं पर एक प्रयाग है जिसका नाम है केशव प्रयाग। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि केशव प्रयाग किन 2 नदियों के संगम है। तो देखिए, साफ साफ दिख रहा है, यहां से सरस्वती आई, सेकंड वाली लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहां से संतोपत से जो निकल रही है वो अलकनंदा। ये मेन वाली जो है बच्चों, ये अलकनंदा है। ठीक है, अलकनंदा। तो अलकनंदा से कौन सी नदी आके मिली, यहां पर केशव प्रयाग पे सरस्वती। तो क्वेश्चन पूछता है केशव प्रयाग की नदी के संगम पे, तो आप बताओगे अलकनंदा और सरस्वती। जब आप इससे आगे की ओर बढ़ोगे तो आप पहुंचोगे बच्चों विष्णु प्रयाग के पास। तो यहां से इससे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बच्चों पश्चिमी धौलीगंगा। अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने लिखा है पश्चिमी धौलीगंगा, थर्ड। ठीक है, और पश्चिमी धौलीगंगा की एक सहायक नदी है वो ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा किसमें अपना पानी छोड़ देती है, पश्चिमी धौलीगंगा। तो यहां से ऋषि गंगा आई, वो कहां छोड़ देगी अपना पानी, पश्चिमी धौलीगंगा। और पश्चिमी धौलीगंगा उसका पानी लेके कहां पहुंचते, विष्णु प्रयाग में। तो यहां से थर्ड कौन सी मिली इससे बच्चों, पश्चिमी धौलीगंगा। और किस स्थान पे आके मिली हो, विष्णु प्रयाग में। इसके बाद जब आप आगे की ओर बढ़ोगे, आप पहुंचोगे बच्चों नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में इससे कौन सी नदी आके मिलती है, नंदाकिनी। ठीक है, यानी नंदाकिनी नदी इससे कहां पे आके मिलती है, नंद प्रयाग में, आपको दिख रहा होगा। जब आप इससे आगे की ओर बढ़ोगे, आप पहुंचोगे कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है बच्चों आपसे, इससे बच्चों पिंडर नदी। ठीक है, कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिली, पिंडर। और उससे आगे पहुंचोगे तो आप पहुंचोगे बच्चों रुद्रप्रयाग में, जो कि इससे मंदाकिनी, इसकी इस डायरेक्शन से आती है। मंदाकिनी नदी कहां पे मिलती है, इससे रुद्रप्रयाग में। और उसके बाद जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आप पहुंचोगे देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में इससे कौन सी नदी मिल जाती है बच्चों, भागीरथी नदी मिल जाती है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये है बच्चों अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा।
नंदा, और यहाँ पर कौन सी मिल जाती है बच्चों, भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो होता है बच्चों देवप्रयाग में होता है, और यहीं से ये नदी क्या कहलाती है बच्चों, गंगा कहलाती है। ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ जाती है, ऋषिकेश देहरादून ये हरिद्वार की ओर चले जाती है, और ये नदी क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ से गंगा नदी कहलाती है। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम जब देवप्रयाग में होता है, यहाँ से ये नदी गंगा नदी कहलाती है। और ये जो गंगा नदी है बच्चों, इस जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है, इसमें भागीरथी को कहते हैं सास। पहले पुराने टाइम पे क्वेश्चन आता था, आजकल तो कम पूछता है। और अलकनंदा को कहते हैं बच्चों बहू, यानी सास और बहू नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है, क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। तो ये बच्चों देवप्रयाग में होता है, क्योंकि इसमें भागीरथी को सास कहा जाता है, अलकनंदा को बहू। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इसमें प्रमुख प्रयाग भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपने इस मैप को ऑब्जर्व किया, इस मैप को ऑब्जर्व करते करते आपके पंच प्रयाग बन गए। ठीक है, तो इसमें 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, देखिए आप पंच प्रयाग आपके स्पष्ट रूप से बन गए हैं। पंच प्रयाग में अंतर्गत आप किस किस को शामिल करोगे, लिख लीजिए आप, ये केशव प्रयाग मत शामिल करना है। ठीक है, केशव प्रयाग को पंच प्रयाग में नहीं काउंट किया जाता है, ध्यान रखना। पंच प्रयाग में केशव प्रयाग को काउंट नहीं किया जाता है। पंच प्रयाग में कहा जाता है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये क्या है बच्चों, अपने आप में पंच प्रयाग। और कई बार क्वेश्चन पूछता है पंच प्रयाग जो है वो मिलाने को आता है कि नदियों के संगम पे, तो हमेशा अलकनंदा को कॉमन रखना है, यानी अलकनंदा नदी हमेशा रहेगी रहेगी पंच प्रयाग में। पहली कौन सी रहेगी बच्चों, पश्चिमी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पे है विष्णु प्रयाग। उसके बाद आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग 9 मतलब नंदाकिनी, याद रखना, नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे है बच्चों नंद प्रयाग। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग है बच्चों पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम पे। उसके बाद देखने को मिलेगा आपका रुद्र प्रयाग, जो कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे। और लास्ट में बच्चों देव प्रयाग, जो किसके संगम पे, अपने आप में भागीरथी और अलकनंदा। तो इस तरीके से आपके पंच प्रयाग भी कवर होते हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रयाग है बच्चों, केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग को हम पंच प्रयाग में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन केशव प्रयाग किन नदियों के संगम पे पूछता है, तो केशव प्रयाग का सीधा सीधा आंसर होगा बच्चों आपका सरस्वती और किसके नदी के, अलकनंदा के। और कहां पे होता है बच्चों इनका संगम, ये होता है अपने आप में माणा के पास। ये सबसे पहली चीज है। ठीक है, अब देखना जहां पर आपने सरस्वती लिखा है उसके ब्रैकेट में लिखो बच्चों देवताल, यानी जो सरस्वती नदी है वो देवताल से निकलती है। चमोली जनपद में देवताल, माणा से आगे पड़ता है बच्चों, देवताल से कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती। तो सरस्वती का सीधा सीधा अगर उद्गम पूछता है सरस्वती नदी का, ये कहां से होता है बच्चों, देवताल से। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया आपको, सरस्वती नदी का उद्गम होता है देवताल से। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर है बच्चों लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा बच्चों हेमकुंड ग्लेशियर के पास से निकलती है, यानी ग्लेशियर है हेमकुंड ग्लेशियर, उसके पास से निकलती है। चाहो तो लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने आपसे पहले ये चीजें कही हैं कि इन जो वीडियोस में इस पर सारे फैक्ट कवर नहीं कराए जाएंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को कवर कराऊंगा। अगर सारा इसमें कराने लग गया कि भाई लक्ष्मण गंगा यहां से निकलती, फिर तो आपका वही बात हो जाएगी, फिर तो आप इतना पढ़ते रहोगे, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। हम क्या करेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके इर्द गिर्द अपना टॉपिक रखेंगे, वहां से चीजें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। ठीक है, और इसको रटने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल आप स्पष्ट देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व बेस्ड स्टडी अपनाइए और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लक्ष्मण गंगा ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, हेमकुंड ग्लेशियर के पास, यानी हेमकुंड ग्लेशियर के पास से क्या निकलती है, लक्ष्मण गंगा निकलती है। ठीक है, अलकनंदा कहां से निकलती है, संतोपत से। अलकनंदा कहां से निकलते हैं बच्चों, संतोपत ग्लेशियर से। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा पहले से। अलकनंदा कहां से निकलते हैं, संतोपत ग्लेशियर से। लिख लो, अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है, संतोपत ग्लेशियर से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो धौली गंगा है वो कामेट के पास से निकलती है, और इसके साथ साथ ही ऋषि गंगा। अब देखना एक और नदी है बच्चों जिसका नाम है विरही गंगा। वो विष्णु प्रयाग के बाद जो है, ये वाली लाइन जो डालोगे, ये विरही गंगा लिख दो इसको। ठीक है, क्या लिखोगे, विरही गंगा। तो विरही गंगा भी किसकी सहायक नदी है पूछता है, तो आपका किसका हो जाएगा आंसर, विरही गंगा भी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। ठीक है, तो विरही गंगा भी किसकी सहायक नदी है पूछेगा तो अलकनंदा की हो जाएगी। और ऋषि गंगा के थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, विरही गंगा किसकी है, अलकनंदा की सहायक। ठीक है, नंदाकिनी है बच्चों, नंदा घुंगटी पर्वत से निकलती है, ये सभी को पता होगा। नंदाकिनी जो है नंदा घुंगटी पर्वत, ठीक है, किससे, नंदा घुंगटी पर्वत से निकलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नंदाकिनी का जो उद्गम है बच्चों नंदा घुंगटी पर्वत से। पिंडर तो पता ही है बच्चों, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है, अपने आप में पिंडर नदी का होता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी निकलती है बच्चों, वो निकलते हैं चौराबाड़ी ताल से। किस, कहां से, चौराबाड़ी ताल से। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बच्चों गांधी सरोवर। गांधी सरोवर,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदाकिनी का उद्गम कहां से होता है, तो चौराबाड़ी ताल का हो या गांधी सरोवर का हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई ऐसा बताया जाता है, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर भी रखा गया। तो मंदाकिनी का उद्गम कहां से होता है अगर पूछेगा तो चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर से होता है। और इसके बाद जो भागीरथी, ये आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और भागीरथी की प्रमुख सहायक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, भिलंगना है, ठीक है। भिलंगना कहां से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। और जो भागीरथी है बच्चों, वो कहां से बताया था मैंने, गोमुख से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो अलकनंदा नदी जो है कुछ नहीं है बच्चों, ये सीधे सीधे आपके ऑब्जर्वेशन बेस है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप बताइए, एक बार नॉर्मल अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप सीधे दिमाग में बैठाइए, संतोपद से निकलते हुए इससे लक्ष्मण गंगा मिलती है, थोड़े आगे बढ़ते हुए माणा पहुंचते पहुंचते केशव प्रयाग पे से सरस्वती का नदी का संगम होता है। जब ये नदी आगे बढ़ती है बद्रीनाथ जोशीमठ होते होते हुए इसकी पहुंचती विष्णु प्रयाग में, जहां पे इससे पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। पश्चिमी धौली गंगा की एक प्रमुख सहायक ऋषि गंगा भी अपना पानी किसको देती है बच्चों, पश्चिमी धौली गंगा को। जब ये नदी उससे आगे बढ़ेगी तो इससे विरही गंगा नामक एक नदी मिलती है, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं नंद प्रयाग में, जहां पे इससे नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। नंदाकिनी किसकी कहां से निकलती है, नंदागुंगटी पर्वत से। जब ये नदी आगे की ओर बढ़ेगी, पहुंचेगी कर्णप्रयाग में, इस स्थान पे इसका संगम होता है पिंडर नदी से, जो कि अपने आप में पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। जब नदी आगे बढ़ेगी, ये पहुंचेगी सीधे कहां बच्चों, रुद्रप्रयाग में, जहां पे इससे मंदाकिनी नदी का संगम होता है, जो कि चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर से इसका उद्गम होता है। और उससे आगे आगे पहुंचते पहुंचते पहुंच जाती है देवप्रयाग में, जहां पर भागीरथी से इसका संगम होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये नदी क्या कहलाती है, गंगा नदी। तो ऑब्जर्वेशन बेस करोगे तो आपका इजीली ये काम बन जाएगा बच्चों। पूरा देख लीजिए एक बार, इसको आपका कवर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखना, कई बार पूछता है कि कौन सी नदी दाएं तट से मिलती है, कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है। अब आप देखो राइट हैंड साइड से तो स्पष्ट दिख रही है बच्चों मंदाकिनी और भागीरथी, ठीक है, ये तो है ही है। बाकी ऑलमोस्ट इससे जो नदियां मिल रही है किस साइड से मिल रही है, देखोगे आप तो ये मिल रही है बच्चों की साइड से, बाईं ओर से, ठीक है। तो कभी पूछता है दाईं ओर से कौन सी मिलती है, बाईं ओर से कौन सी मिलती है, या कई बार ऐसे भी पूछ सकता है, देखो आपने ऑब्जर्व किया ना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अलकनंदा नदी से मिलने वाली नदियों का क्रम कौन सा होगा, यानी प्रथम से अंतिम की ओर, ऐसे क्वेश्चन रख देगा, सरस्वती, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा या विरही गंगा। अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा, वहीं पर आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि आत्मा को परमात्मा के पास अभी नहीं भेजना है बच्चों, अभी पूरा क्या करना है, स्टडी करने का समय है। सही तरीके से ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी कीजिए, अपना एग्जाम में मार्क्स लेके आइए, बात खत्म, अपनी पढ़ाई कीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, छुट्टी कहां लगे रहते हो इतना टेंशन वगैरह लेने में, ठीक है। तो जब सही तरीके से स्टडी करना सीख जाओगे तो आपका आधे से अधिक काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से आपने इसकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी की, और किस तरीके से आपको मतलब ये जो मैंने मैप आपको डायग्राम दिखाया, आपका इससे कितना फायदा होता है। आप सोचोगे सर इसमें फैक्टर लिखा दो, फैक्टर तो मैं हजारों लिखा दूं, लेकिन करोगे क्या, क्वेश्चन तो इसी में से बनना है। आप अगर इसको ढंग से देखोगे तो आपका ये अलकनंदा नदी तंत्र का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पर प्रमुख परियोजना पूछता है, सबसे पहले लिखना है आपको अलकनंदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं लिखो, ठीक है। कौन कौन सी परियोजनाएं मैं आपको बता देता हूं, और इंपोर्टेंट वाली हम लोग करेंगे, ठीक है, सब करने की जरूरत नहीं है। अलकनंदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं लिखो आप, ठीक है। अलकनंदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी इस पे परियोजना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग लिखना है परियोजना है बच्चों, इसमें विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना लिखो आप। पहला क्या लिखोगे, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ठीक है। कौन सी लिखी पहले, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। दूसरा लिखो बच्चों, दूसरा लिखना आप लोग क्या लिखोगे, विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना। क्या लिखोगे, विष्णुगाड़, अभी यहाँ पे स्लाइड वगैरह भी याद होगा आपको, विष्णुगाड़ पीपलकोटी, विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना कौन सी है, इसी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, अलकनंदा पे। तीसरा लिखो बच्चों श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। क्या लिखोगे, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अब आप देखना, अब आपने जैसे 3 प्रोजेक्ट लिखे बेसिकली, ठीक है, अलकनंदा पे। अब जो थोड़ा सा मतलब एडवांस से सोचता होगा जो छात्र, वो सीधे समझ जाएगा यार अलकनंदा पे तो सर ने बताए हैं, इसका मेगावाट क्या हो सकता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन न पूछते कि अलकनंदा नदी के पर स्थित इनमें से सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। पता लगा सारा राम कहानी पढ़ी और लास्ट में पूछा डैश 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 कौन, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कौन सी मेगावाट जो सबसे ज्यादा है। तो इसमें अगर आप देखोगे, आप गूगल भी कर लेना, सर्च कर लेना एक बार, ये क्रॉस चेक कर लेना। मैं अभी क्योंकि इस पर कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जितना मेरे को पता है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी है बच्चों विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना, लगभग 444 मेगावाट के आसपास, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक करना, सबसे बड़ी शायद ये वाली है 444
444 मेगावाट, ठीक है। विष्णुघाट पीपलकोटी, इन तीन में कह रहा हूं, क्योंकि श्रीनगर वाली तो कम है, श्रीनगर वाली लगभग 330 मेगावाट के आसपास है, ये कम है, ये तो ज्यादा है नहीं, शायद 330 मेगावाट है। और वो जो पहली वाली लगभग 400 के आसपास मेरे को ध्यान आ रहा। एक बार इसको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तुरंत क्लास एंड होती है तो ये चेक कर लेना कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, विष्णुघाट पीपलकोटी कितने की है, और श्रीनगर ये लगभग मुझे लग रहा है कि 444 तो मैंने पढ़ा था, ये लगभग 400 के आसपास है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, एक बार इसको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो तीन प्रमुख परियोजना इस पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा पे लिखो, तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना, क्या लिखोगे, फोर्थ तपोवन, ये एग्जैक्ट अलकनंदा पे नहीं है, ठीक है। तपोवन विष्णुघाट, तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना लिखो, ये लिखो बच्चों पश्चिमी धौलीगंगा, पश्चिमी धौली गंगा पे लिखा है, ठीक है। पश्चिमी धौलीगंगा पे कौन सी लिखनी है आपको, तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना। और लास्ट लिखो बच्चों लाल तपोवन, लाल तपोवन भी किस पे बच्चों, पश्चिमी धौलीगंगा पे, लाल तपोवन भी लिख दो पश्चिमी धौलीगंगा पे, क्या लिखोगे, लाल तपोवन, ये भी किस पे बच्चों, पश्चिमी धौलीगंगा पे है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये परियोजना किस नदी पे है और इसका संबंध किस नदी से है, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जब आप आगे की ओर बढ़ोगे बच्चों, अलकनंदा जो है अगर ध्यान दोगे तो लगभग 195 किलोमीटर तक ये देवप्रयाग तक चलती है। यानी अगर आप देखोगे तो अलकनंदा जो है, अलकनंदा ये नदी क्या करती है बच्चों, अपने उद्गम स्थल से, ठीक है, यानी संतोपत के आसपास से निकल रही है, यहां से देवप्रयाग पहुंचते पहुंचते लगभग इसका जो किलोमीटर है बच्चों 190 से 195 की मिड है, ठीक है। यानी इतने किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है, और यहां से भी क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है, ठीक है। अगर आप इसकी सहायक नदी करोगे, सहायक नदी में अगर आप देखोगे, इसमें सहायक नदियां जो देखोगे, सहायक नदी जो देखोगे, इसकी सहायक नदियां लिखो, प्रमुख लिख रहा हूं मैं, बाकी तो पता ही, अन्य सहायक नदियां लिख लो, लक्ष्मण गंगा, ठीक है, लक्ष्मण गंगा, जो कि इसकी सहायक नदी लक्ष्मण गंगा लिखो, इसकी सहायक नदी लक्ष्मण गंगा प्रथम सहायक नदी है, ठीक है। लक्ष्मण गंगा इसकी क्या है, प्रथम सहायक नदी। ये तीन नदियों से बच्चों पानी लेके आती है। एक है पुष्पावती जो कि वैली ऑफ फ्लावर जो है उसी पे है, तो पुष्पावती हेमगंगा व लक्ष्मण गंगा से मिलकर बनी है। देखो ये जो लक्ष्मण गंगा है ये बनी है पुष्पावती, हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा, इन तीनों से मिलके कौन सी बनी है बच्चों, लक्ष्मण गंगा बनी है। तो इसमें जो पुष्पावती है ये है बच्चों वैली ऑफ फ्लावर, इसको लिखो वैली ऑफ फ्लावर, इसी के मध्य स्थित है पुष्पावती। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वैली ऑफ फ्लावर किस नदी के मध्य स्थित है या कौन सी नदी वहां से प्रवाहित होती है, तो पुष्पावती, वैली ऑफ फ्लावर इसी नदी के मध्य स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अन्य सहायक नदियों में तो इसके अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा, वसुधारा लिखो, अमृत गंगा लिखो। अन्य सहायक नदियां लिख लो आप लोग, अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा, अमृत गंगा, ठीक है, अमृत गंगा, और इसके अलावा क्या लिखा आपने, अमृत गंगा लिखो पहला, दूसरा लिखो कंचन गंगा, सोनधारा, कंचन गंगा, और दो और कौन कौन से बताए थे मैंने अभी आपको, उसके नाम भी लिख लो, वसुधारा, मतलब वसुधारा लिख लो, सोनधारा और वसुधारा, ठीक है, वसुधारा भी कर दो इसको, वसुधारा। ये इसकी क्या है बच्चों, अन्य सहायक नदियां हैं, यानी अमृत गंगा, सोनधारा, वसुधारा और कंचन गंगा, ये आपकी अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है बच्चों, एक आध प्रयाग आपने सुना होगा, ये सुना है नहीं सुना, शिव प्रयाग भी है बच्चों, एक पंच प्रयाग में मत रखना इसको, ठीक है। ये पौड़ी जनपद में, शायद आपने कहीं हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, इसमें महाभारत से इसका कोई लिंकअप भी है। शिवप्रयाग लिखो आप लोग एक, इसमें अलकनंदा के साथ एक और नदी मिलती है, ये कहां पर है, अलकनंदा, इसके साथ श्रीनगर के पास है, ठीक है। अलकनंदा के साथ एक और नदी मिलती है जिसका नाम है अपने आप में खाड़ऊ गंगा, ठीक है, ये पौड़ी जनपद में है, ठीक है। अलकनंदा प्लस खाड़ऊ गंगा लिखो, ठीक है। इसके संगम, और जनपद कौन सा है इसका, पौड़ी, श्रीनगर के पास लिख लो ब्रैकेट में अगर चाहो तो, श्रीनगर के पास लिखो, ठीक है, श्रीनगर के पास लिख लेना, खाड़ो गंगा, और शिवप्रयाग जो है अलकनंदा और खाड़ो गंगा के संगम पे है, ठीक है। एक कई बार बच्चों ढूंढती नदी है, उसमें ढूंढ प्रयाग भी स्थित है इसका, ठीक है, वैसे इंपोर्टेंट है नहीं ये, ढूंढ प्रयाग, ये लिखो अलकनंदा प्लस ढूंढ नदी, ठीक है, ये टिहरी जनपद में संबंधित है,
वैसे आएगा नहीं आपके, टिहरी जनपद से छोटी मोटी नदी मिलती है यहाँ पे। अलकनंदा वो कौन सी लिखोगा, ढूंढी नदी लिखो, ढूंढी कर दो, ढूंढी नदी कर दो इसको, ठीक है। वैसे इंपोर्टेंट है नहीं है, फिर भी क्या पता कभी ग्रुप सी वालों को कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और लास्ट लिखना है बच्चों, मतलब अगला लिखना है आपको पश्चिमी धौलीगंगा। अब यहाँ से क्या है देखो, ये तो इसकी मेन क्या थी अपने आप में, अलकनंदा नदी। अब यहाँ से इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा नदियां जो मिल रही है बच्चों उससे, वो है पश्चिमी धौलीगंगा। तो हेडिंग लिखो पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा। अब देखना, अब इसमें हम राइट लेफ्ट कौन से कहां से मिल रही है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ेंगे बच्चों, अगर हम ये पूरा पढ़ने लगे तो इतना नहीं पूछता है। आपका मेन नदी पूछेगा कि इसकी राइट से कौन सी मिलती है, लेफ्ट पे। अब हर नदी कहां पढ़ने में लगे रहे कि कौन सी राइट से मिलती, कौन से लेफ्ट से। तो पश्चिमी धौलीगंगा अगर आप देखोगे तो हमें मोटा मोटा अनुमान लगाना है बच्चों। ये जो बच्चों पश्चिमी धौलीगंगा है, इसकी सबसे एक प्रमुख सहायक नदी गिरथी, ठीक है। आप यहां से क्या करेंगे हम लोग, पश्चिमी धौलीगंगा हेडिंग डालिए आप। अब इस पे देखें हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आइए बच्चों, यहां से पश्चिमी धौलीगंगा का एक ऐसे मैप ड्रॉ कर लीजिए छोटा मोटा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं पढ़ना है हमने, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ना। पश्चिमी धौलीगंगा से सबसे पहले लिखो गिरथी नदी, फिर लिखो ऋषिगंगा, फिर कियोगाड़ लिखो। गिरथी नदी यहां से एक सपोज गिरथी मिली, ऋषिगंगा मिली, कियोगाड़ मिली, सब सिर्फ आपको ऑब्जर्व कराने के लिए, ठीक है। ये राइट लेफ्ट का इसमें कोई चक्कर नहीं होगा, हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। गिरथी लिखना है सबसे पहले, यहाँ लिख लो, चलो गिरथी, ठीक है, इससे ऊपर लिख लो, यहाँ से लिखो गिरथी नदी मिलती है। इससे सबसे पहले कौन सी, एक गिरथी इसकी सहायक है, ऋषिगंगा भी इसी की सहायक है। और तीसरी लिखो बच्चों, इसमें कौन सी लिखोगे आप, किनोगाड़ लिखोगे, फिर विरही गंगा लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो किनोगाड़, किनोगाड़, फिर लिखोगे विरही गंगा, विरही या विरथी गंगा, ठीक है। अब जो विरही है यहाँ पे आपने सुना होगा, इसी पे गौना झील बनी थी। अगर आपने सुना होगा उत्तराखंड के भूगोल के बारे में या थोड़ा सा, 1894 पे विरही गंगा या विरही गंगा पे गौना झील बनी थी, ठीक है। 18 गंगा, इस पे लिखो 1894 में इस पे एक झील बनी थी बच्चों, जिसका नाम रखा गया था गौना झील, जो कि 1970 में टूट गई, ठीक है। 1970 में क्या हुई है, टूट गई थी बच्चों, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो गौना झील कहाँ पे बनी थी, विरही गंगा या में बनी थी, और ये 1970 के आसपास टूट गई, ठीक है। इसके बाद बच्चों गरुड़ गंगा, बालखिल्य और निगोल, क्या लिखोगे, गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा, बालखिल्य नदी भी इसी के सहायक है, ठीक है, बालखिल्य नदी। और लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों, इसके अन्य सहायक नदी का नाम, वो लिखोगे क्या, निगोल। ये सब क्या है बच्चों, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। निगोल भी किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी धौलीगंगा। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इसी डायरेक्शन से मिलती है, ये आपका सिर्फ याद रहे आपको कि कई बार क्वेश्चन पूछ देता ना कि कहाँ से कौन सी नदी मतलब उसकी सहायक नदी है, तो उस केस के लिए है, अदरवाइज ये मैं नहीं कराता, ठीक है। तो पश्चिमी धौलीगंगा का आपने पढ़ लिया होगा, मतलब पश्चिमी धौलीगंगा का देखना कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो अब देखो गिरथी किसकी सहायक है, ऋषिगंगा किसकी सहायक है, किनोगाड़ किसकी सहायक है, विरही गंगा किसकी है, गरुड़ गंगा किसकी है, बालखिल्य किसकी है, निगोल किसकी है। इसके बाद जाते ही ये कहाँ से मिल जाती है, तो यहाँ से अलकनंदा से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, अलकनंदा से मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या कहलाएगा, विष्णुप्रयाग कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, विष्णुप्रयाग कहलाएगा। तो विष्णुप्रयाग से ये इस तरीके से मिलती है, आप इसको सिर्फ मोटा मोटा अनुमान रखो। अब जो गिरथी है बच्चों, किंगरी विंगरी के आसपास से निकलती है, ऋषिगंगा जो है रेणी गांव से निकलती है, पिछली बार आपने चर्चा में भी रहा था 1-2 साल पहले, अगर ध्यान होगा, ये रेणी गांव से निकलती है बच्चों, रेणी गांव से। और गिरथी कहाँ से निकलती, किंगरी बिंगरी लिखो, किंगरी बिंगरी दर्रे के पास से लिखो, किंगरी बिंगरी दर्रे के पास से लिखो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से निकलती है अपने आप में, कौन सी है, नीचे जो मैंने लिख रखी है बालखिल्य। अब बालखिल्य हालांकि मुझे पता है यहाँ से कहीं से निकलती, इस डायरेक्शन से निकलती है, इसलिए मैंने क्या कहा कि आपको इस बार ये वाला राइट और लेफ्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि राइट लेफ्ट नहीं पूछेगा इस वाले में, क्योंकि अगर राइट लेफ्ट पूछेगा तो ये तो अलग डायरेक्शन से जाएगा, डायरेक्शन नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पेपर में अगर पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां पूछे तो आप इस मैप को देख के थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सको, बस इसका उद्देश्य इतना ही है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि कौन सी कहां से मिलती है। इसके अलावा बच्चों नंदाकिनी नदी के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि उतना पूछता नहीं है, वो कहां से निकलती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो निकलती है बच्चों नंदा घुंगटी से, ठीक है। नंदाकिनी कहां से निकलती है, नंदा घुंगटी से निकलती है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिंडारी की सहायक नदियां लिखो बच्चों, पिंडर नदी की सहायक नदियां लिखो। पिंडर नदी की जो है बच्चों, पिंडर नदी को एक अन्य नाम भी जाना जाता है, वो है कर्ण गंगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, कर्ण गंगा भी कहते हैं, कर्णप्रयाग में मिलती है ना। इसकी 2 प्रमुख सहायक हैं, इसकी 2 प्रमुख सहायक हैं बच्चों। एक नदी है इसकी सहायक कौन सी, जो मतलब है उसका नाम है आटागाड़, दूसरी है कुफिनी नदी, ठीक है। आटागाड़ और कुफिनी नदी लिखो, आटागाड़ और
कुफिनी नदी, यही दो इसकी सहायक नदियां हैं मेन, बाकी हम इसको ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अंतिम लिखना है बच्चों मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी मैंने क्या बताया कहां से निकलती है, मंदाकिनी ये चौराबाड़ी ताल से निकलती है, जिसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। अगर आप इसकी सहायक नदियां देखोगे बच्चों, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बच्चों मधुगंगा, सोनबासुकी, पुनार नदी। लिखो मधुगंगा, मधुगंगा, सोनबासुकी, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियां। क्या लिखोगे, मधुगंगा, सोनबासुकी। इसके अलावा लिखो बच्चों पुनार नदी, धूलगाड़ और कालीगंगा। पुनार नदी, कालीगंगा भी लिखो, काली गंगा। और अंतिम लिखो बच्चों कौन सी लिखोगे, पुनार नदी, कालीगंगा के बाद ये धूलगाड़ है। ठीक है, ये भी इसकी क्या है बच्चों सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, धूलगाड़, ये इसकी सहायक नदी है। अगर आप देखोगे मंदाकिनी नदी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में कौन सी नदी से मिलती है ये पता होना चाहिए आपको। सोनप्रयाग पंचप्रयाग में नहीं आता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में। अगस्त्य मुनि में कौन सी मिलती है ये भी पता होना चाहिए आपको। अगस्त्य मुनि में इससे कौन सी नदी मिलती है ये भी पता होना चाहिए। और रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है ये भी पता होना चाहिए। रुद्रप्रयाग में तो खैर अलकनंदा मिली। तो मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं बच्चों ये। ठीक है, इसको बच्चों सुरसरी नामक की नदी, रामचरितमानस में इसको सुरसरी भी कहा गया। इसको लिखो, इस नदी को सुरसरी भी कहा गया है। कहाँ, रामचरितमानस में। इस नदी को सुरसरी भी कहा गया है, किसमें, रामचरितमानस में। इसको सुरसरी भी कहा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मधुगंगा हो गया, इसके अलावा सोनबासुकी हो गया। सोनप्रयाग में कौन सी मिलती है, इससे सोन नदी मिलती है। ठीक है, ये सोन नदी किससे मिलेगी, सोनप्रयाग में। ये मंदाकिनी है तो सोन नदी मिलेगी इससे सोनप्रयाग में। ठीक है, अगस्त्य मुनि में इससे मिलती है बच्चों कौन सी नदी, अपने आप में ये पता होना चाहिए आपको, ये है धूलगाड़। ठीक है, ये अगस्त्य मुनि में क्या मिलती है, धूलगाड़। धूलगाड़ क्या मिलती है बच्चों, इससे अगस्त्य मुनि में मिलती है। इसके अलावा बच्चों मधुगंगा मिलती है इससे कालीमठ में। ठीक है, यहाँ पे है कहीं कालीमठ, मतलब कालीमठ में क्या मिलेगी, मधुगंगा। ठीक है, कालीमठ ये ऊपर नीचे हो सकता है मैप में, आप सिर्फ ये है कालीमठ में मधुगंगा मिलती है, याद रखना, मधुगंगा। ठीक है, तो मधुगंगा कहाँ मिलती है बच्चों, इससे कालीमठ में। ठीक है, सोनबासुकी कहाँ मिलती है, सोनप्रयाग लिखो, ये लिख दिया होगा आपने। इसके अलावा जो ये है धूलगाड़ है बच्चों, ये अगस्त्य मुनि में। ठीक है, ये है आपका कुछ प्रमुख, मतलब इसकी सोनप्रयाग मंदाकिनी की सहायक नदियां। ठीक, इतना ही हमको अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखना है। इतना अगर आप कवर कर लोगे तो आपका काम इजीली बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपके समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।